इंसाफ तो होगा, काफी दिन के बाद ही बहन आई है, कुछ कहना चाहती होंगी। जब तक अहमद साहब कनेक्ट होते, बहन आप फरमाइएगा क्या कहना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सबको, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। हम लोग का तो आज का दिन थोड़ा सा होता है, तो मैंने देखा तो मैंने कहा मुझे भी थोड़ा आवाज बतानी चाहिए, और जो मेरी एनालिसिस है अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना बोर हो जाए कोई बात नहीं। हमारा फर्ज है बताना कुछ के बच्चों के लिए मेरी आवाज है, हमेशा से ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज है। और ये जो खातून है क्षमा क्षमा, इनका तो नाम लेना भी मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इनको यूज किया जा रहा है, मेरी एनालिसिस है। और मैं शुरू से अगर आपको जल्दी शॉर्टली 4 पॉइंट्स बताऊं कि ये जब इलीगली आई क्रॉस करके खातून, तो इनको किसी ने नहीं पूछा था, फिर एकदम से जमे गफीर और क्राउड आ गया मीडिया का इनको देखने के लिए। ऐसे लगा जैसे कोई तमाशा लग गया है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत आ गई और दुनिया में सबसे पहले एक शीरी फरहाद और उनके बाद इन्हीं का नाम लिया जाएगा। और एक अजीब सी मिसाल कायम हुई इंडिया में। सॉरी टू से, आपको माइंड नहीं कीजिएगा, हम इंडिया को और उसके मीडिया को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, इस वजह से कि वो गंदी चीजों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं आजकल। पहले बहुत अच्छे होते थे और बहुत अच्छी रिसर्च है, बहुत प्यारे उनके सब लोग हैं, लेकिन जो इस चीज को ग्लोरीफाई किया उन्होंने, उस वक्त से हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा ये चीज ना। हमें बहुत रोना आया ये देख के कि इतना बड़ा मुल्क है, वो एक इतने बड़े क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहा है। पूरी दुनिया में इसकी बैड इमेज जारी, इवन पाकिस्तान में हम खुद इस बात को ग्लोरीफाई करने से कंडेम करते हैं। जो पहले बच्ची का केस हुआ था, हम लोग पूरा पाकिस्तानी खड़े हो गए थे उसके खिलाफ कि ये गंद के लिए ग्लोरीफाई मीडिया पे कैसे किया। फिर उसने मीडिया ने खबर देनी बंद कर दी थी। अगर आप जर्नलिस्ट है इतने मशहूर सब, उनको पता होगा कि मेन मीडिया से इसकी जो है इसको ग्लोरीफाई करने की, इसको ऊंचा करने की, इस क्राइम को, इस इलीगल थिंग को, इस बेगैरती को आम करने के लिए सब मीडिया ने मुंह बंद कर लिया था और सिर्फ सोशल मीडिया से आवाज उठी थी ज्यादातर। लेकिन अभी तक वो ग्रोह, वो गैंग नहीं पकड़ा गया है, अभी तक वो टनल में ही रहा है। एक डार्क टनल है जिसमें अभी तक बड़े मगरमच्छ का पता नहीं चला हमें कि वो कौन सा गैंग है जो पाकिस्तान में फोर्सफुली लोगों को अगर धर्म चेंज करता है, या इंडिया में फोर्सफुली धर्म चेंज करता है। ये एक पूरा कनेक्शन है, इसका कोई पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुक नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट एक गैंग काम कर रहा है, हर मुल्क में है ये। इसमें कोई इंडिया, पाकिस्तान, मुस्लिम और हिंदू का और क्रिश्चियन की कोई बात ही नहीं है। अब इसमें जो 4 पॉइंट से, सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, आपका टाइम ले रही हूं मैं, लेकिन मेरा फर्ज है कि थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं। और लोगों को ना असल में पिछली बातें भूल जाती हैं, याददाश्त बहुत कमजोर है लोगों की, लोग अगले चीजों में फंस जाते हैं, अगले प्रोपेगेंडे में फंस जाते हैं। तो इस लड़की को, इस औरत को जो है 4 बच्चों के साथ बुलाया गया, इसने खुद उगला है अपने मुंह से न्यूज के सामने कि मुझे बुलाया गया है और सच्चन ने बुलाया, और सच्चन ने खुद कबूला है कि मैंने इसे बुलाया, और भी आ जाए लड़कियां। बहुत फख्र से उसने कहा है कि और आना चाहे तो आ जाए। इस चीज को भी मेन मीडिया पे दिखाया गया है कि जिस तरह से भी बेगैरती से बुलाया जाए कोई बात नहीं, वी आर देयर इन इंडिया एंड वी आर वेटिंग फॉर सम मोर गर्ल्स। सो मुझे समझ नहीं आती कि वहां से लोगों को बुलाया जा रहा है या पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं वहां, किसी वजह से कोई तो है ना इसके पीछे। फिर इस औरत को ये दिखाया गया कि इसने कहा कि मैं 4 बच्चों को लेके आई हूँ, फिर एकदम से इसके चैनल बन गए, फिर एकदम से लोग इसके घर आने लगे। मुझे समझ नहीं आया कि लीगली इसको परसू क्यों नहीं किया गया फौरन, क्यों इसको दिखाया गया, क्यों इसको बिठाया गया और अब तक बिठाया जा रहा है। हम इसी औरत के लिए बात करे जा रहे हैं और मैं आप लोगों को रोकूंगी नहीं, मगर मुझे ऐसे लगता है कि ये औरत भी एक मोहरा है। ये औरत को जितना भी आप गंदा कह लें, इसके पीछे सच्चन सामने बैठ गया है, बाकी पहले वो सामने बैठती थी, अब सच्चन आगे आगे बैठ गया है और इसके पीछे सारा खानदान आके बैठ गया है और आप लोग उनसे लड़ रहे हैं। ऐसे हमें लग रहा है कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उन पे लड़के, हमें अलग से हटाया जा रहा है, हमें मेन मुद्दे से हटाया जा रहा है। हो क्या रहा है इसके पीछे? हम इसको बुरा कह रहे हैं और हम वकील को बुरा कह रहे हैं। इस गैंग में साबित तो हुआ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कि बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े वकील होते हैं। और दूसरा ये कि निर्भया पे अभी मूवी बन रही है। मैंने अभी कपिल शर्मा शो में देखा कि सैयद अख्तर साहब मूवी बना रहे हैं, उसमें रिजवी साहब प्रोड्यूसर हैं और एक बहुत माने जाने जो है इंडियन है वो भी है इसमें, वो निर्भया के ऊपर मूवी बना रहे हैं। तो 2 हफ्ते पहले के कपिल शर्मा के शो में हमने देखा कि उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया, कपिल ने भी बोला कि हाँ इसके खिलाफ उठाओ, और रवीना टंडन उसमें है और बहुत बड़े ये एक सोशल इशू पे अगर ये मूवी बनेगी ना तो हो सकता है उसमें वो रियलिटी दिखाएंगे जो इसके पीछे इन्वॉल्व है कि गलत बात का प्रचार ना किया जाए, उसके लिए पूरे मुल्क
के जो जमीर है वो जगवाए उन्होंने दे दिया केस में। अब इस केस में भी एक नया सोशल इशू है जिसपे पूरी दुनिया को जागना चाहिए। इसमें इंडिया का काम नहीं है सिर्फ, ये पूरी दुनिया का काम है इस पे बात करना, लेकिन सिर्फ इन खातून चम्मा चम्मा पे बात करना। और हमने बच्चों के इशू पे बात की है, जो मेन मुद्दा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है इसमें और दिखाई जा रही है, और उसको एक डिफरेंट एंगल देके एक चैनल बनवा के उनको पैसों से स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और उनको और इसमें ये होता है कि जो लोग इस पे आवाज उठाते हैं उनको गंदा किया जाता है, उनके खिलाफ बोला जाता है, जो सच के लिए बोल रहे होते हैं उनको डराया जाता है। ये एक टैक्टिक है इन लोगों की। सो मैं ये बोलते हुए भी वो हो रहा है मुझे कि पता नहीं आप लोगों का इसके पीछे और क्या टाइम जाय होगा इस पे, और कितना आप लोगों को डराया जाएगा। लेकिन थैंक यू वेरी मच, सल्यूट टू यू ऑल गाइज। और ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगी है। सीमा इज नॉट द ओनली थिंग हियर, देयर इज अ बिग थिंग बिहाइंड दिस and there is a big issue behind it globally and too many people involved and it's very hard to follow them, it's very hard to nip that down। ये जो मेन इशू है, तो निप द बर्ड जो होगा ना ये बहुत देर में होगा, मुझे ऐसे लगता है। जी बोलिए। अच्छा, आप ये हम चारों जो है ना इस पे बात करेंगे हम तीनों, तो 2 मिनट आप सुनिएगा, उसके बाद फिर भले आप जाना चाहे तो चलिएगा। देखें पहले थैंक यू, मैं जा रही हूँ, आप लोग बात करें जरूर। जी थैंक यू। नहीं, लेकिन इसमें बात सुने आप तीनों को, मेरे ख्याल में आपको बात 1-2 मिनट सुननी चाहिए, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ क्या है इस मामले में ना। जैसे असल में पब्लिक में परसेप्शन जाता है जी, 1-1 2-2 घंटे ही बैठते हैं, आपस में गपशप करते हैं, उसको गालम गलौज करते हैं, चले जाते हैं, और केस में तो कुछ हो नहीं रहा। मसला असल में ये है, देखें चाहे वो पाकिस्तान से लोग हैं या इंडिया से लोग हैं, मसला ये है कि देखें अगर जेन्युइनली क्लियरली आप जो दुनिया में बैठ के दुनिया को बताना चाहेंगे ना, तो अगर साफ-सुथरी बात करेंगे ना, तो आपको यकीन माने अगले दिन जूते पड़ेंगे, कोई आपको देखेगा भी नहीं। अच्छा, हमें बीच में थोड़ा मिर्च मिसाला, थोड़ी-सी असल बात, कभी टेक्निकल बात, कोई ना कोई करके असल पैगाम जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं उस हिसाब से पहुंचाते रहते हैं। मतलब दिखाना कुछ और है और पीछे कुछ और होता है, और इस तरह लेके चल रहे हैं, इस मामले को जिंदा रखा हुआ है। मतलब अगर आप खोल के सुनना चाहें तो ये जिंदा रखा हुआ है, इसके अलावा मतलब ये डेड हो जाता। असल में जो काम था बुनियादी तौर पर, जो लीगल प्लेटफॉर्म पे जो काम था, वो था वकील के जरिए केस लड़ना। इससे पहले गुलाम हैदर का कोई वकील नहीं था। मोहन मलिक साहब ने 11 केसेस किए। 11 केसेस के बाद आपने देखा होगा, भले ही इनकी गालम गलोच की या इसका जो टून है वो 100 गुना 1000 गुना उसकी स्पीड बढ़ गई हो, लेकिन जो कानूनी तौर पर जो गिरफ्त में आए वो इससे पहले नहीं थे, ना समझते थे, और ना ये इनको कोई गिरफ्त में डाल सकता था। ये एपी सिंह साहब ने इस तरह जाल बुन गया था कि निकलना मुश्किल काम था। ठीक है, और मतलब ये तो एक लहर ये भी, या एक ऑफ द रिकॉर्ड लोग जो फोन भी करते हैं हमें बताते हैं, क्योंकि कौन कौन फोन करता है हम कभी किसी को बताते नहीं है, लेकिन जो फोन करते हैं वो बताते हैं एपी सिंह साहब उसी गैंग का, एक बहुत बड़ा गैंग का, जिसमें ये खुद हिस्सा है। फ्रंट पे ये हल्का सा चेहरा इन्होंने लीगली रखा हो, बाकी तो यहाँ से लेके कतर तक और अमेरिका तक इनकी लाइन है, जो पूरी चैन ऑफ कमांड है जिसको ये कर रहे हैं। लेकिन हमने उस गैंग से निमटने के लिए, ना मेरी कोई ऐसी हैसियत है ना गुलाम हैदर की है, इवन के अगर लीगली प्लेटफॉर्म से अगर अंसार बनी साहब भी फाइट करना चाहे तो शायद थकार के बैठ जाएंगे। तो फिर तरीकाकार यही है कि बहन बेटियों को साथ लें, बैठे, को थोड़ा सा हौसला बढ़े, थोड़ी सी बात हो, आगे बात जाके इसको लगाम दी जाए, और ऐसा ऐसा करके आपने बात करनी हो। दुआ जरा का केस A to Z आपको याद होगा, वो मैं ही बंदा था जिससे हर तरह की मुश्किलात बर्दाश्त की, और बच्ची आज माँ बाप के पास है। तो तरीकाकार उस वक्त भी ये था कि कहीं जलील हो गए, कहीं जलील कर दिया, लेकिन अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटते। घंटों बैठ के, मतलब हमें भी फैमिली भी है, घर बार भी है, सब कुछ है, और इससे कितना इनकम होती है पूरी दुनिया जानती है। इनका कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका यूट्यूब चैनल भी नहीं है, फिर भी 6-6 घंटे आके रोज टाइम देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये कि वो मुद्दे से ना हटे। बाकी सरिता बहन और फैसल भाई, आप भी थोड़ा सा मुख्तसर इनको जवाब दिया ताकि इनको जाना है, तो ये बात मेरे ख्याल में इत्तेफाक करें या ना करें, बात ये है। जी सरिता मैम, आप बात करें फिर मैं बात करूंगा। नहीं, मैंने तो हाथ खड़े किए, मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, फिर भी मैं मुद्दे की बात करती हूँ। बाकी जहाँ तक मैम ने बोला, मैम ने जहाँ तक बोला, तो मैम मीडिया वाले, आपको पता है मीडिया वालों को पहले जो 2-4 जो चैनल थे वही चैनल, बाकी बड़े चैनल कोई नहीं आए, क्योंकि एपी सिंह जी की जो करतूत थी वो निर्भया केस में बड़े चैनलों ने देख लिया था। ये छोटे मोटे जो यूट्यूब चैनल है, ये जो अभी यूट्यूब बना के बैठे हुए हैं, इन चैनलों ने काफी फायदा उठाया इससे, और इनका तो हम भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि ये भी हम लोगों ने पॉइंट आउट कर रखे हैं, जब इन लोगों की बातें आएंगी, जब केस सुनवाई होगी, तब जाके इन लोगों की भी सुनवाई होगी कि भाई आप लोगों ने इतनी तवज्जो इनको क्यों दी। बाकी रही हम लोगों की यहाँ पे आके बात करने की, तो अगर हम लोग इस तरह से अगर बात नहीं करते तो शायद ये कब तक दब चुका होता, और ये महिला जो है ये खुले उसके तरह घूम रही होती, आज बिल्कुल भी इससे शिकंजा नहीं कसा हुआ होता, अगर हम लोग यहाँ पे आके आवाज नहीं उठाते। रही एपी सिंह जी की बात, तो एपी सिंह जी को आपको पता है बहुत सस्ती और वो लेने की आदत है, कि पब्लिसिटी लेने की आदत है। जब भी कोई ऐसा काम होता है, जब भी कहीं कोई ऐसा काम होता था, उनको कूदना होता है,
तो उनको ये बहुत सस्ती पब्लिसिटी मिली, उनको दोनों ने सोचा कि भैया इसमें ना हींग वगैरह फिटकरी रंग चोखा, तो उन्होंने अपना फायदा देखा और अपना फायदा वो करने के लिए वो यहाँ पे आए और उन्होंने अपना फायदा देखिए ना कितना किया। इस बंदी को उन्होंने होम अरेस्ट भी करवाया, होम अरेस्ट है ये बंदी, और उसके बावजूद इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया, इसको हर चीज दी कि जो हम लोग जिसको कंडेम कर रहे हैं, हम लोगों ने जो अदालत से कंडेम किया है अभी, तो अब इस पे सुनवाई भी होगी, इसके सोशल मीडिया वगैरह अकाउंट जो है वो बंद भी होंगे। और बिल्कुल जैसे अभी उन्होंने बोला है ट्रांसफर करने, तो हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो एपी सिंह जी बंद हो, क्योंकि एपी सिंह जी के भी बंद होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है, न्याय होगा और बच्चे अपने मुल्क आएंगे, और इससे ज्यादा क्या ही बोले, हम हमेशा बोलते रहते हैं। जैसे कि अभी मैम ने बोला, तो मैम आपको बोलूंगी कि मीडिया वाले कोई इनके साथ नहीं है, 2-4 मीडिया वाले जो इनके खरीदे हुए हैं, जो तो कॉल इनके घर में आना जाना जिनका है वही लोग इनको दिखाते हैं, बाकी बड़े टीम मीडिया जो है वो नहीं आती हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, क्योंकि निर्भया के केस में उन लोगों ने इनको बाइकआउट किया था एपी सिंह जी को, और वो उनका साथ नहीं देते हैं जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा, सॉरी, आप बोलिए जी, आप बात करें। नहीं, आप बात करें प्लीज। नहीं आप बोलिए मैम, आप बोलिए, आप बोलिए जी सॉरी। एक और चीज ये थी कि मैं तो सिर्फ बच्चों के लिए आती हूँ ना, तो एक और चीज मैंने देखी मीडिया में इनके, कि एक चीज होती है लीगली कि आप किसी माइनर बच्चे को उसके बाप की और उसकी इजाजत के बगैर, माँ की इजाजत के बगैर नहीं दिखा सकते। इन्होंने अजीब अजीब बुरे हालों में भी बच्चों को दिखाया, हालांकि वो इनके ही अगेंस्ट जा रहा है, अच्छा हुआ कि दिखाया। और दूसरा ये कि माइनर बच्चों की तस्वीरें और ये सब लोग जो है दिखाने लगे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और जो चाहे मुझसे बोल रहे हैं उन बच्चों के लिए ना, तो बड़ा दिल दुखता था। सबसे बुरा जो मुझे रोना आया था, अगर आपने देखा हो, जब सच्चन ने और इसने बताया था इन खातून ने कि वो बच्चा सो रहा है, कंबल में से निकली वो बच्ची, बच्चा भी नहीं, बच्ची छोटी, और उसने कहा देखो ये माँ बाप के पापा के साथ सो गई। मेरा दिल दहल गया उस वक्त कि ये पूरे दुनिया में उस बच्ची को दिखा रहे हैं कि एक गैर आदमी के साथ, जो कुछ लीगली उसका नहीं लगता, वो उसके साथ पूरा मीडिया पे दिखा रहे हैं और सोशली दिखा रहे हैं। व्हाट वाज दैट, लाइक वो क्या था? क्या पूरे जितने जहां जिस मोहल्ले में वो रह रही हैं, जिस नेबरहुड में रह रही हैं, उन लोगों ने नहीं देखा होगा कि एक बच्ची गैर आदमी के साथ सो रही है? उन लोगों ने इनका दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? उन लोगों ने इसको निकाला क्यों नहीं? बच्चों को एनजीओ क्यों नहीं आई उस वक्त? और इतने महीने से सब बच्चों को देख रहे हैं, क्यों नहीं इस औरत को अलग किया जा सकता? कोई वकील, कोई इंसान, कोई जमीर किसी का जिंदा नहीं है कि ये बच्चे गैर हैं, एक माँ के साथ ही उसको अलग कर दें एनजीओ में। मेरा यही एक दुख है, एक बहुत बड़ा दर्द है। और मैं इसलिए जब मैं देखती हूँ कि लोग हर मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं, बच्चों के उस वक्त जो उन्होंने वीडियो दिखाए हैं, जो वो गोद में लेके बैठा है, जो वो कंबल में लेके सो रहा है, मैं मुझे बोलते हुए भी दुख हो रहा है कि मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन अगर मेरे मोहल्ले में ऐसा हो रहा होता, हमारा पूरा मोहल्ला जमा हो जाता उसके आगे, उस वक्त पुलिस को आके उनको एनजीओ को दे देते। हमारा मकसद कोई शर फैलाना नहीं है, कोई गलत बात कहना नहीं है। एक असल मुद्दे की बात है कि इलीगली भी आती, चाहे लीगली भी आती हो, चाहे वो लीगली भी आ जाती, बच्चा गैर आदमी के घर में क्या कर रहा है और वो दिखा रही है बहुत उसके साथ, शान के साथ, फखर के साथ, ये देखो ये है। बहुत सी बातें करने को, आते ही उन्होंने एंटी पाकिस्तान स्पीच शुरू कर दी, आते ही वो एक जिम्मेदार वकील उनके साथ खड़े हुए एंटी पाकिस्तान स्पीच करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने तो नहीं कहा, उसने कहा। आप उस फ्रेम में मौजूद हैं, आप वो गलत हरकतें करते देख रही हैं, उस औरत को सारी दुनिया देख रही है, उससे मजे ले रहे हैं लोग। मतलब साफ समझ आ रहा है कि आपको भटकाया जा रहा है एक चीज से, एक पॉइंट से, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है एज अ इंडियन एंड पाकिस्तानी बोथ। हम लोगों को लड़वाया जा रहा है। और असल मुद्दा है कि बच्चे, चाहे वो किसी के भी बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, एक इंसानियत के तहत वहां का मोहल्ला, पूरा इंडिया, पूरे उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके चीफ मिनिस्टर को उनके घर पे आके नॉक करना चाहिए था। उनमें इतनी पावर है, उनको इलेक्शन का इंतजार नहीं करना चाहिए था। एक बच्चों की इज्जत और जिंदगी लगी हुई है, और जो लोग करीब हैं उनका फर्ज बनता है, उनका बहुत बड़ा इंसानियत का फर्ज बनता है। ये मेरा मुद्दा है। अगर बुरा लगा है तो सॉरी, हम कोई लीगल मैटर नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, आप लोग बेहतर जानते हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं आप, लेकिन लीगली हम नहीं जानते। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। और आपको मैं ये नहीं कहती कि आप बोलने से रुके, आपने गलत मेरा पॉइंट लिया। आप लोगों की वजह से ये केस जिंदा है, आप लोगों की वजह से ये आगे बढ़ रहा है। आप लोग बात करते रहें,
लेकिन असल मुद्दा है बच्चे, और वो औरत कुछ नहीं है, उनके पीछे वाले लोग सब कुछ हैं। थैंक यू वेरी मच, कंटिन्यू। थैंक यू। बिल्कुल मैम, ये लड़ाई ही बच्चों के लिए है मैम। थैंक यू जी हेमंत साहब। सर ये सर बहन जी कौन थी? रिपोर्ट बता रहे थे सर, रिपोर्ट बता रहे थे, रात में भी चैन नहीं आया था, अभी भी बेचैनी हो गई है। वो काइंडली रिपोर्ट बताइए ना सर, क्या था पुलिस की रिपोर्ट में? देखिए, पुलिस रिपोर्ट तो मैंने आपकी पूरी पढ़ दी मैंने। नहीं, वो आवाज नहीं नहीं थी। नहीं पढ़ी। आप एज इट इज ना पढ़े, समराइज कर दे, समरी उसकी बता दें। हाँ, कर दूंगा मैं, पर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये बहन जी जो थी अभी, जो उन्होंने सवाल पूछा था कि सीमा को क्यों नहीं भगाते। देखिए, सीमा इस घर से भगाई नहीं जा सकती। जी, जिस तरीके से इस पर कानूनी प्रतिबंध लगे हुए हैं, इस घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। जो माननीय न्यायालय की शर्तें हैं, उन शर्तों का उल्लंघन नहीं कर सकती, और यदि उन शर्तों का उल्लंघन इसने कर दिया तो ये तुरंत जेल में जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि इसको भगा दो। हमारे और मोहल्ले के कहने से ये नहीं भागेगी। कोई भी इसका पड़ोसी यदि इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है कि हमारे यहां से भगाओ, यहां से भगाओ, हमारे मोहल्ले से भगाओ, तो नहीं भागेगी। ये माननीय न्यायालय का आदेश है कि इसी एड्रेस पर यहीं रहेगी, तो किसी भी मोहल्ले वाले के कहने से यहां से नहीं भागेगी। और यदि ये भाग जाती है, चलो, तो हमारे यहाँ का कानून क्या रह जाएगा साहिब जी, बताइए आप। बिल्कुल, इस पर पूरी नजर प्रशासन रखे हुए है कि ये यहां से नहीं भागनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से मोहल्ले वाले, इसको न्यायालय में एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। बिल्कुल सक्षम अधिकारी को सूचित करके, मैं बता, सरिता बहन सुनिए मेरी बात। जी भाई। ये यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए जाएगी तो सक्षम अधिकारी को सूचित करके ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि खटाक से उठाओ गाड़ी और कोर्ट में जवाब दाखिल करने चले कर आओ, तो ऐसा भी नहीं है। अगर ये घर से बाहर किसी अन्य घर में भी कदम रखेगी तो उसकी सूचना इसको देनी पड़ेगी, सक्षम अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को, जो इस पर नजर बनाए हुए हैं हर समय। क्या रिपोर्ट सर पूरी तो मैंने लगभग पढ़ दी थी। नहीं, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि समराइज कर दें कि पॉइंट पुलिस क्या कहती है, मतलब वर्ड टू वर्ड ना पढ़े, भले एक समराइज कर दें उसको। हाँ, मैं बता रहा हूं कि शायद जी आपको मैंने कल भी बताया था कि सीमा देश के अंदर एक अपराधी है, जो प्रशासन ने, जो हमारे जो जांच एजेंसी है, उन्होंने सीमा को अपराधी माना है, और सीमा के साथ साथ उसके पति सचिन, और पति ना कहूंगा मैं, तथाकथित सचिन पति, तथाकथित जो उसके कहने के मुताबिक जो पति है उसका सचिन, और उसका जो तथाकथित ससुर है नेत्रपाल, उनके खिलाफ जी आरोप लगभग तैयार हो चुके हैं कोई। ठीक है। अच्छा, उसमें मतलब ये रिपोर्ट का जो कंक्लूजन है, इसका नतीजा जो अक्स करे पब्लिक को, क्या कंक्लूजन क्या है? देखिए, इसका नतीजा मैं बता रहा हूं, इस रिपोर्ट का नतीजा मैं आपको बता रहा हूं कि सीमा को वापस पाकिस्तान में डिपोर्ट होना पड़ेगा, और सचिन और नेत्रपाल को अधिकतम 5 वर्ष, और न्यूनतम यदि किसी मजिस्ट्रेट को दया आ गई ना, मैं बता रहा हूं कानूनन अधिकतम 5 वर्ष और न्यूनतम 3 वर्ष की सजा इनको लगभग होना
तय है। मैं बता रहा हूं आपको, अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरी बात सुनिए, एपी सिंह जी को तो वो एक वीडियो देखी थी मैंने, ना मैं तो लपेटूंगा, लपेटने की जरूरत ना पड़ेगी मुझे, गधों को नहीं लपेटता हूं मैं, गधों को। इनकी एक वीडियो देखी थी मैंने कि वो सेहरा बांध करके गधे पर बैठ करके, तो हो सकता है कि वो सेहरा बांध के जीवर कोट से अपने घर तक जाए। तनवीर अफरोज ने, मैं बता रहा हूँ सरिता बहन, मैं बता रहा हूँ आपको, एपी सिंह को एक दिन पूरी भारत की वकील बिरादरी जिस तरीके से ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है, बेवजह की बातें कर रहा है, बेसिर पैर की बातें कर रहा है, कानून जानता नहीं, उसके बाद में भी ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो मैं मानता हूं कि वकील बिरादरी इसका लाइसेंस निरस्त कराने के लिए उतारू हो जाएगी कि जिस तरीके से इसने देश विदेशों में हमारे देश की वकील बिरादरी की बदनामी करवाई है। और ये कहता है कि मेरा लाइसेंस रद्द करा देगा। मेरा जो उत्तर प्रदेश का जो लाइसेंस है, मेरा एडवोकेसी का, मेरा रद्द करवा देगा ये? अरे घंटे, तुझे कुछ जानकारी तो है ना कि लाइसेंस कहाँ रद्द होता है? सर आपके मुंह से घंटे अच्छा नहीं लग रहा, सर आपके मुंह से घंटे अच्छा नहीं लग रहा, झंडू साहिब सुन तो लीजिए, आपने मुझ पे लगाम लगा दी है, वरना घंटे और झंडू तो मेरे जुबान में है ही नहीं, आपकी वजह से। सर देखिए अहमद साहब, आप सुबह सुबह उठे, घंटे और झंडू तो मैं आपकी वजह से कह देता हूँ इस हरामखोर के लिए, वरना तो इस साले क्या है क्या है, बताइए मुझे। सर मैं आपसे वही अर्ज करूं कि सुबह सुबह उठे, इन्होंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दी सीमा को मुबारकबाद। मैं दावे से कह सकता हूं कि सीमा ने जिंदगी में कश्मीर का नाम भी नहीं सुना होगा, और कश्मीर की मुबारकबाद सीमा को गई सीमा। अच्छा फिर चले, मेरी थोड़ी आंख लग गई थी, उस वक्त दोबारा आंख खुली, फिर मैंने वीडियो देखी, बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक आते हैं और पाकिस्तान गुलाम हैदर के खिलाफ लड़ाई करेगा। भाई कल तक तो बोलते थे कि पाकिस्तान दुश्मन देश है, कल तक तो बोलते थे गुलाम हैदर आएगा, अरेस्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आज गुलाम हैदर पाकिस्तान वो इनका अच्छा वो हो गया और गुलाम हैदर के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैं तो दावे से कहता हूं, अहमद साहब आपके सवाल भी मैंने स्टार्टिंग में सुना था जब लाइव में थे फैसल भाई के ना, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, चूंकि जो लोग राब्ते में या तो गुलाम हैदर से राब्ता करेगी या तो मुझसे करेगी, ना गुलाम हैदर से किसी ने कांटेक्ट किया ना मुझसे किया। मैं तो कहता हूं मैं एपी सिंह की मोहब्बत में गिरफ्तार होना चाहता हूं, चाहे पाकिस्तानी से, पता तो चले। शायद जी मेरी बात, एपी सिंह आपसे मोहब्बत क्यों करेगा भाई मेरे? नहीं मैं वो तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, एपी सिंह ऐसा नहीं है, समलैंगिक नहीं है वो। एपी सिंह जो मोहब्बत करेगा तो साहिब जी बुरा मत मानना, वो सीमा जी से करेगा। सर आप समझे नहीं बात को। समलैंगिक नहीं है वो, समलैंगिक तो है नहीं, पर मैं मानता हूं कि हो सकता है कि जिस तरीके से बातें कर रहा है किन्नर हो सकता है, सर जिस तरीके से बातें कर रहा है। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा था मैं ये कह रहा था कि देखें वो बंदा जो है मतलब इस हद तक गिर चुका है ना सर, इस हद तक गिर चुका है कि अब कोई ना कोई गिरफ्तार होगा तो उसको चैन मिलेगा, उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा। मैं इस वजह से उसकी आत्मा को सुकून देने की बात कर रहा था। उनकी आत्मा को सुकून मिल चुका है, उनकी आत्मा को सुकून मिल चुका है, इतनी बड़ी सीमा वहाँ है, फिर आप गिरफ्तार होने की बात कर रहे हो। आपके गिरफ्तार होने, हाथ जुड़े हुए हैं, प्लीज खुदा का नाम है, आइंदा से एपी सिंह से मोहब्बत वाली बात नहीं करनी। और क्या इतने बड़े एग्जाम्पल दे दिए सरासर करने। बताइए एक वरिष्ठ पत्रकार बनी है जब से। हेमंत साहब ना सारा कट्ठा ही निकाल के साइड पे कर दिया। नहीं, मोहब्बत निकाल के फेंक दी इन्होंने। अभी देखिए अच्छा सरासर एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बाउल देवे अगर
भाई को उनसे प्रेम हो जाता है, प्रेम होने तो जरूरी नहीं है कि ऐसा प्रेम जैसे एक भाई के तौर पे, एक वकील के तौर पे, तो क्या इस लायक है कि साहिद भाई को उनसे इस तरह का प्रेम का इजहार करना चाहिए? तो ये सवाल तो आप शाहिद जी से ही पूछिए ना। नहीं, आप कितना प्यार पत्रकार है, वो पत्रकार है ना, शाहिद भाई से पूछिए ना कि एपी सिंह से आपको कितनी मोहब्बत है। बताइए भाई। जैसे बताइए शाहिद जी। जैसे हेमंत साहब खुद बताते हैं कि अगर सीमा अरेस्ट ना होती, मैं उसकी बेल ना कराता, तो मैं आप लोगों के साथ कैसे जुड़ा होता। तो अगर सीमा माना जाती, एपी सिंह बीच में ना आते, हम आप सबसे कैसे जुड़े होते। मेरी बात सुनिए, एपी सिंह बीच में आया कहाँ? वो तो कूदा है वो। हाँ, आया कहाँ से? किसने बुलाया उसको? किसने बुलाया? ना सीमा ने बुलाया, ना सचिन ने बुलाया, अपने आप ही आ गया कि मैं तेरा भैया हूं, और सचिन से कह रहा कि मैं तेरा साला हूं, मुझे तू अपना साला बना ले, मुझे तू अपना भैया बना ले। तो शाहिद जी, हम तो ऐसी वकालत से क्षमा करते हैं कि ऐसी वकालत तो हम कभी करते नहीं। हेमंत साहब, सर यकीन माने, मैं पहले थोड़ा सा बीच में 2-3 महीने पहले तक ना इनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा काबिल समझ आता कि कुछ ना कुछ काबिल होंगे। मैं तो कहता हूँ ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के काबिल भी नहीं है सर, लेकिन वक्त के साथ इंसान सीखता जाता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं सीखे। अब तो मैं मानता हूं शाहिद जी कि इनकी स्टेज जिस तरीके से ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, जिस तरीके से ये वक्तव्य कह रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि इनको इनके परिवार के द्वारा, अबे यार, इनको इनके परिवार के द्वारा आगरा मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर देना चाहिए, जो इनका समय पर इलाज हो सके। मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही। परिवार के द्वारा क्यों हमारे इतने वो क्यों नहीं दे सकती है, हमारा वो क्यों नहीं दे सकता है, अदालतें क्यों नहीं दे सकती है? क्योंकि अदालतों को गुमराह किया है ना, घर वालों को थोड़ी गुमराह किया है इन्होंने तो अदालत को गुमराह किया है, इन्होंने जनता को गुमराह किया है। सुन तो लो, लेकिन प्रथम कर्तव्य जो बनता है बहन जी, वो उनके परिवार का दायित्व है। जिस तरीके से बातें हो सकती, इस बात में मैं आपसे एग्री नहीं करती हूँ। वो आप उनके घर वालों को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी माता से भी उनके इस कृत्य में शामिल थे बहुत सारी जगह, तो हम नहीं देते। सुन तो लीजिए बहन, मेरी बात सुनिए बहन जी, यदि इनके परिवार वाले जल्द से जल्द इनको आगरा हॉस्पिटल में दाखिल कर देते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि इस सीमा और सचिन का प्रकरण ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और यदि कानूनन इनको दाखिल करवाया जाता है, तो उसमें जो इनका सारा जांच होगी, और जांच की तो सारे देश को पता है, विदेशों को पता है कि किस तरीके से बात कर रहा है। ये हमारी, जो मैं बता रहा हूं कि एपी सिंह हमारे देश की पूरी वकील बिरादरी को बदनाम कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, और हमारे इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करवा रहा है, और जबकि हमारे देश के वकीलों की पूरे वर्ल्ड के अंदर एक छाप बनी हुई है। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश के वकीलों की छाप बनी हुई है, और ये उस छाप को धूमिल करवा रहा है। ये सर हेमंत साहब, वकालत के पेशे को गंदा कर रहा है। हेमंत साहब, जैसे आपको मालूम है ना सर कि जैसे चलें ठीक है, एक वो जमाना था जब ये सिर्फ लिखत पढ़त में काम होते थे, कभी प्रिंट मीडिया में कोई खबर लग जाती थी, लेकिन वकील हिसाब से सीखते जाते थे। अब जाहिर है रोज नए तरीके से केस आते हैं, नए मामला होते हैं। जैसे ड्राइविंग रोज सीखने का एक मरहला है, तो वकालत भी इसी तरह का पेशा है कि रोज नई चीज सीखते हैं जी। अच्छा, उसके बाद अब उसके साथ जी उसके साथ अब वकालत के साथ साथ अब मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, तो वकील और बहुत कुछ सीखता है। मीडिया को फेस करना है, सोशल मीडिया को फेस करना है, लेकिन ये वाहिद आदमी जो किसी चीज से भी नहीं सीखे, आज तक किसी एक चीज से भी नहीं सीखे, ना वकालत सीख पाए, ना इंसानियत सीख पाए, ना मीडिया को डील करना सीख पाए, कुछ भी नहीं सीख पाए सर दुनिया में। जी, आपको भी आतंकवादी बता रहा है, सरिता बहन को भी बात आतंकवादी बता रहा है,
मतलब सरिता बहन को आतंकवादी नहीं बता, पर पाकिस्तानी लोगों से बात सुनिए बहन, मेरी बात सुन। मतलब मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति भारत के व्यक्ति पाकिस्तान वाले व्यक्तियों से बातें करते हैं वो आतंकवादी हैं। अबे हरामजात, मक्कार, धब्बा, छक्की का छक्का। तू तो अब से बहुत समय पहले पाकिस्तानी अरशद भाई के चैनल पर बैठा था, क्यों बातें कर रहा था उनसे? तो हमसे पहले तो आतंकवादी तू था। सर वो इस्लामाबाद आ चुके हैं, वो पाकिस्तान वही तो बताना चाहता हूँ, वही तो बता क्यों गया तू? इसका मतलब तेरा आतंकवादी संगठनों से संबंध है। मैं मानता हूं फैसल भाई, और हमको अभी 1 महीने के अंदर हमको उसने साला आतंकवादी घोषित करवा रहा अपनी बहन के द्वारा। सर एक सवाल लोग पूछ रहे हैं, सर एक सवाल है लोग, हाँ बोलिए सर। वो सिलसिला ये है कि काफी दिन से बच्चे नजर नहीं आए सर, तो आप चूंकि वहीं इसी एरिया में हैं तो सुनगुन जैसे आपको हो जाती है, तो कुछ खबर गिरी। देखिए सुनिए शायद जी मेरी बात सुनिए। अगर ये सवाल आप एपी सिंह से पूछे तो ज्यादा बढ़िया है कि एपी सिंह बच्चों का मामा है, सचिन का साला है, आपका भी मैं मानता हूं साला है, तो साले साहब से आप भी पूछ लीजिए। फैसल भाई का भी साला है एपी सिंह। तो आप पूछे ना, मैं क्यों जाऊंगा बच्चों का हाल पूछने के लिए? क्यों जाऊंगा मैं सीमा का हाल पूछने के लिए? मेरा क्या मतलब है? इलाके में रहते हुए जानकारी नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना टाइम नहीं शायद जी कि मैं उनके घर जाऊं, उनके बच्चों का हाल, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं घर जाने की बात नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि वहां रहते हुए सुन को मिल जाती है, जैसे ये पता चल गया था कि नेत्रपाल को घर से निकाल दिया गया है, तो सुन को हो जाती है। तो मैं उस से पूछ रहा था आपसे। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि सीमा कतई मर जाओ, बच्चे मर जाओ, जिंदे रहो, सीमा जिंदी रहो, सचिन को कुछ हो जाओ, किसी को जाओ, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं। मैं उनका हाल जानने के लिए उनके घर नहीं जाऊंगा जनाब, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा सर। असल में बच्चों तो ये सवाल मुझसे, ये देखिए वो बात अच्छी बात है कि बच्चों के लिए परेशान है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, बच्चों को और सीमा को मतलब इस कानून के तहत जो विदेशी अधिनियम है, कोई भी विदेशी व्यक्ति इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से किसी भी देश में एंट्री करता है तो उसकी सुरक्षा उस देश की सरकार की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उस देश की सरकार की जिम्मेदारी है। तो उन बच्चों की सुरक्षा और उस इल्लीगल व्यक्ति की सुरक्षा देश की सरकार का काम है, ना कि मेरा काम है। तो ये सवाल आप प्रशासन से और शासन से पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप तो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं शायद जी, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं उनके होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि बच्चे यहाँ पे हैं कि नहीं है। जिस तरह देखिए सुनिए, मेरी बात वापसी हो गई है, वो भी मैं क्वेश्चन सरिता बहन जी सुनिए, की घर वापसी हो गई है। सरिता बहन जी मेरी बात सुनिए, मैं पड़ोसी कौन होता है? पड़ोसी होता है एक दीवार या 2 दीवार छोड़ करके जिनके मकानात बने होते हैं शायद जी, वो पड़ोसी होता है। और मेरा और नेत्रपाल का घर मैं मानता हूं कम से कम आधा पौना किलोमीटर दूर है मेरा और उनका घर, तो मेरे काहे के पड़ोसी हैं वो? सर ये कह सकता हूं कि मेरे कस्बे के रहे। हाँ कस्बा एक है, पर लेकिन पड़ोसी में और कस्बे में
पड़ोसी व्यक्ति में और कस्बे के रहने वाले व्यक्ति में शायद जी बहुत अंतर है, आप भी जानते होंगे। अच्छा सर, आपको किसी ने कमेंट किया कि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट है सर, आप बहुत ज्यादा शरीफ आदमी है। अरे मैं तो मानता हूं कि आप बहुत ज्यादा शरीफ है, लेकिन आप खुद नहीं मानते कि आप शरीफ आदमी है, लेकिन हम सब मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा सीधे एक शरीफ आदमी है। अच्छा, अभी किसी ने कमेंट भी किया तो उससे भी मतलब यही था कि पब्लिक भी आपको, जनता भी ये कहती है कि आप बड़े इनोसेंट आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। अच्छा सर, कुछ दिन पहले एक किसी से बात हो रही थी, सीमा के किसी से, तो वो कहता है कि देखिए सीमा इतनी चालाक है, इतनी चालाक है, इतनी चालाक है कि उसको इंडियन को बेवकूफ बनाना आ गया सर। मतलब इतनी चालाक है कि उसको इंडियन को बेवकूफ बना रही है और धड़ल्ले से बना रही है। कहीं रोना पड़ता है तो रो देती है, कहीं हंसना पड़ता है तो हंस देती है, कहीं नाचना पड़ता है तो नाच देती है, सब कुछ वो कर लेती है जिससे वो बन जाए, सबको बना लेती है। तो इस मुद्दे पे, इस पॉइंट पे आपका क्या राय है? मेरी बात सुनिए शायद जी, आप जो कह रहे हो कि इंडियंस को बेवकूफ बना लेती है, इंडियंस बेवकूफ ना तो हैं और ना बनने वाले हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से जो सीमा वीडियो बनाती है और वीडियो बनाने के बाद में अपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे जिस पे भी डालती है, उसके आप कमेंट्स पढ़ लीजिए। और शायद जी यदि उसमें परसेंटेज सीमा के खिलाफ हो तो मैं मानता हूं कि इंडियंस होशियार हैं, और उसके फेवर में है तो मैं मानता हूं कि बेवकूफ है। तो जो अय्यास किस्म के व्यक्ति हैं, जिनको अय्यासी पसंद है, वो उसके चक्कर में बेवकूफ बन रहे हैं। और मैं जो उसका फेवर करने वाले व्यक्ति है ना, कभी अपने परिवार की तरफ झांकें, अपनी बहन और बेटी की तरफ झांकें कि ये जो सीमा ने कृत्य किया है, मेरी बहन या मेरी बेटी कर दे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं पूछना चाहता हूं सीमा की सपोर्ट करने वाले व्यक्तियों से, जो उसको भाभी जी कर रहे हैं, उसको लैला जी कर रहे हैं, उसको किस कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, अपने परिवार की तरफ देखिए, अपने अंदर झांक करके देखिए कि आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी मां है, बहन है। यदि इस तरीके का कृत्य सीमा किस लिए आई है, हाँ ये बताइए मुझे, कह दूं मैं? आप रोक देते हो शायद भाई, कह दूं मैं? सर आपको मुकम्मल आजादी है, क्योंकि उसे नाक कटवाने में बहुत मैं बता रहा हूं, बहुत ऐसा शब्द आ रहा है कि आप भाग जाओगे यहां से, जो मैं कह दूंगा कि जिस कृत्य को करने के लिए यहां आई है, आप छोड़ के भाग जाओगे। पारा साहब जी माफ करिए, हमें आपके साथ लड़ाई नहीं करना, मुझे कह दोगे आप? बताएं। बहन जी, आप भी, खास करके मैं बहनों के लिए, बहनों से क्षमा चाहूंगा, नहीं कह रहा मैं किस लिए आई है भारत में। नहीं, आप बोलिए, कोई बात नहीं है। अगर बोलने लायक बात है तो नो प्रॉब्लम। बोलने लायक ही तो नहीं है। अच्छा, बस किस लिए आई है? अच्छा, आपने एलिगेशन लगाया। अच्छा शब्द बोले देता हूँ कि हाँ, अय्यासी करने के लिए। अय्यासी का मतलब जानते हो शायद भाई आप? कर ही रही है। जानते हो, खाली गैर मर्द के नीचे टांग फैलाने के लिए आई है वो यहाँ। अच्छा भाई, क्या कमी थी? क्या आपका एलिगेशन लगाया? आपका एलिगेशन। अरे पराशर भाई जी, मैं आपसे क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे, और आपने क्या प्रतिक्रिया दिखाई और आप क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे आप बताएं। इसमें आपसे एलिगेशन लगाया है कि पराशर ने हमारे जो है हेमंत पराशर ने हमारे जो है पार्टी नहीं दी। सुनो एक मिनट। उसने अरे सुनिए,
मानसिक, आर्थिक, किन प्रताड़नाएं दिए हैं आपने उसको, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? और आपने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है, क्या कार्रवाई करना जा रहे हैं आप, ये भी हम जानना चाहते हैं। आप वकील हैं और आपके आपके उसने देखो ना, आपको उसने इतना गलत गलत बोला है, उसने दूसरे दिन आपको डॉगी से कंपेयर किया है आपका। तो मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छा एक्शन दे ताकि वो आपकी गली में घूमे पट्टा पहन के। सुनो संता बहन, सुनिए, जो सवाल आपने पूछा है ना, तो मैं संडे वाले दिन लगभग तो मैं अपने घर में ही रहता हूं मैं, और शाम को लगभग 4-5 बजे निकलता हूं मैं, तो अपने एक मित्र के पास जाता हूं मैं। तो मुझसे भी यही सवाल कर रहे थे, यदि हाँ क्या हुआ उसमें, तो मैंने उनको जवाब दिया, आपका भी जवाब इसी में बहन जी। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कि भाई इतनी जल्दी मत बचाओ, मैं पूरी तैयारी के साथ में, ऐसा नहीं है कि मेरा कहीं कोई लीक पॉइंट रह जाए, मैं पूरे तैयार, ऐसा नहीं है, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। लेकिन ये कि छोड़ेंगे नहीं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। जिस तरीके साहिब जी, मेरी बात सुनिए साहिब जी, जिस तरीके से इसने मुझको आतंकवादियों की श्रेणी में रख दिया है, तो इस हराम जात मादर जात को तो मैं छोड़ूंगा तो हुई नहीं मैं। तो सरिता बहन, ऐसा नहीं है, जो सवाल आप कर रही हो ना, तो मेरे मित्र वो सवाल रोज पूछे, तो मैं इस सवाल को ना पूछे करूं, छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं आपको ये दावा कर रहा हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको जी, इसको भी नहीं छोड़ूंगा, और जो इसको स्क्रिप्ट लिख करके दे रहा है उसको भी नहीं छोड़ूंगा। और मैं एक नाम और बता दे रहा हूं कि जो स्क्रिप्ट लिखकर देने वाले का जो चेला है ना, पता ना क्या नाम है उसका, अभय नारायण है, पता ना क्या, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, उसको भी नहीं, सब ध्यान है मुझको साहिब जी, सब ध्यान है मुझको, छोड़ूंगा नहीं। जब मेरी रात में नींद खराब हो जाती है ना, मेरी आंखें खुल जाती है, तो मुझे उसकी वही बात ध्यान आती है, अवध नारायण की और इस सीमा की। 4 बजे आएगा था मैं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं सर। भाई सुनिए, पराशर भाई जी सुनिए, क्या इस महिला को ये पता नहीं है कि वकील पे एलिगेशन लगा दिया है? क्या इसने अपने भाई को, अपने जब इसके भाई ने इसको घी का दिया था, उदाहरण दिया था, चिकन का उदाहरण दिया था, इसके का उदाहरण दिया था, वो सारी फ्रस्ट्रेशन इसने आपको उतारी कि आपने इसका शारीरिक शोषण किया? तो बताइए क्या ये बात अच्छी है? शारीरिक शोषण का मतलब जानती है सीमा? शारीरिक शोषण होता क्या है? वही मैं जानना चाहती हूँ, क्या इसको पता है कि शारीरिक शोषण का मतलब क्या? ये अपना शारीरिक शोषण तो डेली करवा रही है, अपने श्रीहरण डेली करवा रही है, अपने आप को द्रौपदी का पार्टी दे रही है, अपने भाई को श्री कृष्ण की पार्टी दे रही है। कृष्ण जी ने किस स्थिति में द्रौपदी को श्रीहरण को बचाया था, उसका तो एक बार हुआ था, इसका तो डेली हमेशा होता है। तो इसके लिए श्री कृष्ण डेली कैसे चला सकता है इसका श्रीहरण बचाने के लिए? मुझे बताएगा। सबसे पहले तो बहन जी मैं शारीरिक शोषण पर आता हूं। शारीरिक शोषण, शायद जी आप भी समझ गए शारीरिक शोषण होता क्या है। जी जी समझ गए होगे, मुझसे मत कहलवाओ। इस गिरी हुई औरत के विषय में, शारीरिक शोषण के विषय में मैं ना कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा, और यदि कहूंगा साहिब जी तो मेरी जुबान ही गंदी होगी, मेरी जुबान। इससे पूछिए आप कि शारीरिक शोषण होता क्या है। हेमंत पाराशर ने तेरा शारीरिक शोषण क्या किया है, मानसिक शोषण क्या किया है, आर्थिक शोषण तेरा क्या किया है? अबे हरामखोर, तू तो मैंने 3 दिन में जेल से बाहर निकाल के बिठा दी, और तू मुझ पर ये आरोप लगा रही है कि हेमंत पाराशर मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है। शारीरिक शोषण का मतलब होता है फैसल भाई अय्यासी जी, अय्यासी।
जी मैं इसके साथ अय्यासी करने के लिए जा रहा हूं मैं, या इस समय पैसे मांगने के लिए जा रहा हूं कि तू जो यूट्यूब से पैसे कमा रही है उसमें से। सुनिए फैसल भाई, इससे मैं आर्थिक शोषण इसका यूं कर रहा हूं कि मैं तू यूट्यूब से जो पैसे कमा रही है उसमें से मुझे भी हिस्सा दे। बिल्कुल भी नहीं। बताइए मुझे, तो मैं इसका क्या आर्थिक और शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा हूं मैं? ऐसी इतनी मादरजात औरतों के पास तो मैं कभी जाना भी पसंद नहीं करता। और मैं मानता हूं कि वो मेरी कानूनी तौर पे प्रताड़ित कर रहे हैं, कानूनी तौर पे। मैं उसके कागज नहीं दे रहा, हमारी केस की फाइल नहीं दे रहा, और उसका जो वो है भैया सचिन का साला जो, वो ये भी कह रहा है कि हमें तो उसके पेपर मिल गए। अरे साले, एक दिन पहले तेरी बहन ने वीडियो जारी करी कि हमारे कागज ना दे रहे, और तू साले छुट्टी वाले दिन तू कागजों को ले आया कोर्ट में से। कहां से ले आया तू? कागज दिखाना, कौन सा तुझे मैं कागज ना दे रहा और कौन सा तू हरामखोर कागज ले आया, दिखाओ उन कागजों को। बेटा कागज देख, जिस तरीके से कागज पर हम बात कर रहे हैं, मोमिन मलिक साहब बात कर रहे हैं, कागजों पे बात कर, प्रूफ के साथ। ये रहे सर, और इसकी ये भी पेपर मैंने फाइल में लगाकर रख दिया मैंने जी। सर, इसमें पुलिस ने आखिर में क्या लिखा है, क्या अब होगा क्या, इस रिपोर्ट का नतीजा क्या दिया पुलिस ने? ले मैं बता, प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोप, अर्थात सचिन मीणा के द्वारा प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोप बढ़ा चढ़ाकर अंकित किए गए हैं। श्रीमान जी, उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है, किंतु सीमा हैदर जो हरामखोर कहता है ना कि नहीं सीमा सचिन बोलिए, सीमा हैदर नहीं। पुलिस रिपोर्ट में भी लिखा गया है, पुलिस रिपोर्ट में भी सीमा हैदर, सचिन मीणा और नेत्रपाल के विरुद्ध भारत में अनैतिक प्रवेश तथा अन्य कार्य में थाना हाजिर ही बता देता है। तो फैसल भाई, हमारी और आपकी संस्कृति में ऐसा नहीं है कि अपनी बहन को सही बात, कोई रसगुल्ला बतावे या देसी घी बतावे कि उसे यहां लगा लो या वहां लगा लो। तो शायद जी मैं फैसल भाई, मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति में तो ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हेमंत सर, लास्ट पे आप पैगाम देना चाहते हैं सीमा को इस वीडियो, इस लाइव के द्वारा? पैगाम मैं क्या दूंगा, पैगाम आप ही दे दें। चलिए, आपने मुझसे कहा तो मैं सीमा को पैगाम देना चाहता हूं कि सीमा जी, आपके भैया कम सैया आपके खिलाफ अपनी कमाई करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। और मैं सीमा को सलाह देना चाहता हूं कि वो मुझे वकील ना करें, मैं आपका मुकदमा फेस नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझको पहले ही आतंकवादी करार दे दिया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कोई अच्छा वकील हायर करें। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कानून मैंने भी पढ़ा है, हर वकील ने पढ़ा है, जो लॉ की डिग्री कर करके आ रहे हैं, मास्टर ऑफ लॉ भी हैं, वो भी सीमा के इस मुकदमे में सीमा को सिला नहीं दे सकते। फैसल भाई, मेरी इस बात को आप लिख लेना। बिल्कुल सही बात। किसी को भी वकील कर ले, ये अपराधी है। इसने जो 14 विदेशी अधिनियम का जो अपराध किया है, इलीगल तरीके से इसकी एंट्री इसने भारत में की है, उसको कोई भी दोष मुक्त नहीं करा सकता।
भारत का नहीं, बिल्कुल सही। भारत का नहीं, मैं बता रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी इसको दोष मुक्त नहीं कर सकती। यदि वहां तक जाता है मामला तो भी।